हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉप करा रही हूँ मानव शरीर। यानी आज के हमारे टॉपिक का नाम हो जाएगा मानव शरीर। के बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि मानव शरीर के किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, मानव शरीर के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी इतना तो आपको पता होगा क्योंकि इतना तो मूवी में बता देते हैं। जो हमारा मानव शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी बात की जाए तो आयुर्वेद के मुताबिक जो हमारा शरीर होता है, मानव शरीर, वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो तत्व कौन-कौन से हो जाएंगे? ये रहे। जैसे कि बात की जाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यानी इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर कंप्लीट होता है। अगर बात की जाए तो पृथ्वी का मतलब हो जाता है भौतिक शरीर। जो हमारा भौतिक शरीर होता है ना, इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी। जल से आती है तरलता, क्लियर। अग्नि से आता है उष्मा या फिर शक्ति का प्रतीक होता है। और वायु से बात की जाए तो प्राण होते हैं। और आकाश की बात की जाए तो अभौतिक रूप में मन होता है। यानी इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, क्योंकि हम साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है। इस साइंस के मुताबिक जो मानव शरीर होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, यानी इन 6 तत्वों से हमारा शरीर कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही और भी तत्व होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। यानी इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर कंप्लीट तैयार होता है। समझ में आ गई बात? यानी हमारे शरीर को कंप्लीट करने के लिए, तैयार करने के लिए ये सारे तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्लियर हो गया? मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में डिटेल से, यानी जो ये तत्व किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने कभी पढ़ा होगा कि जो ना स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे कि हमारे सबसे बड़े मतलब कि हम ब्लड बैंक कौन सा है, प्लीहा होता है। सबसे बड़ा त्वचा कौन सी होती है, मतलब अंग कौन सा है, वो त्वचा हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है यकृत से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। यानी इस टाइप के जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं ना, कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ब्लड का पीएच क्या होता है, मूत्र का पीएच क्या होता है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक वाले, वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। यानी इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। और इसके बारे में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन सब की एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी। यानी आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना स्टैटिक होते हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्योंकि सब कुछ मतलब टॉपिक वाइज कवर करना मुश्किल हो जाता है। यानी स्टैटिक क्वेश्चन तो स्टैटिक के तरीके से क्लियर होंगे। क्लियर हो गया? अब आपको बताते हैं कि मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र काम करते हैं। पहले आती है कोशिकाएं। यानी जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे पहले आती है कोशिकाएं। कोशिकाओं से हमारा शरीर, मतलब ये हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करती है। फिर आता है उत्तक। उत्तक वो होते हैं जो एक समान होते हैं, एक ही गुण वाले होते हैं और एक ही काम को करते हैं, वो हो जाएंगे उत्तक। अंग की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि आपके शरीर में कितने अंग होते हैं। अब आता है जटिल संस्थान, या फिर जो भी रहते हैं ना जटिल तंत्र, ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं तंत्र। क्लियर? यानी ये सारे मिलकर परस्पर काम करते हैं, तब जाके हम कुछ भी क्रिया, कोई भी विशेष क्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर हो गया? यही समझने की बात ये थी कि जो मानव शरीर है ना, उसमें सारे बॉडी के पार्ट मिलके कार्य को करने के लिए कंप्लीट करते हैं। फिर यानी किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ता है, फिर हमें करना पड़ता है। यानी मतलब कि माइंड भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही है, मतलब पूरी बॉडी को काम करना पड़ता है, जब जाके एक विशेष क्रिया हो पाती है। क्लियर? जैसे कि आपको अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पूरा मानव शरीर। यानी आपको पता है, इसके बारे में तो कुछ बताना डिटेल का है ही नहीं कि हमारे मतलब कि बॉडी के अंग कौन कौन से होते हैं, वो इसमें आप देख सकते हैं। क्लियर? अब आता है कोशिकाएं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोशिकाएं होती क्या है। तो कोशिका के बात बता दूं, मानव शरीर के अंदर असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो मानव शरीर होता है इसमें मतलब 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया? जो बहुत ही सूक्ष्म रूप से होती हैं और जो शरीर की मूलभूत संरचना तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होती हैं। यानी शरीर जो विभिन्न अंगों में अलग अलग कार्य करते हैं, जो भिन्नता पाई जाती है, वो किसकी वजह से पाई जाती है? वो कोशिकाओं की वजह से पाई जाती है। क्लियर? अब आते हैं उत्तक।
उत्तक के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि समान गुणों वाले एक ही आकार के और एक ही कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं उत्तक। यानी जो मानव होता है वो बहुकोषीय प्राणी होता है, जो इसकी संरचना कार्य सब अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो एक प्रकार से समान कार्य करती हैं, समान गुण रखती हैं। जैसे कि अस्थि उपस्थिति पेशी का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इनको बोला जाता है उत्तक। अब अंग की बात की जाए, जब दो या दो से अधिक उत्तक यानी जो ऐसी कोशिकाएं जो काम करेंगी, वो सब एक अंग का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र, यानी संस्थान या फिर तंत्र क्या होता है। क्लियर? यानी इसका मतलब ये होता है विभिन्न मतलब हमारे मानव शरीर के विभिन्न अंग मिलकर एक साथ समूहित होकर किसी विशिष्ट क्रिया को करते हैं, यानी सारे अंग मिलकर एक विशेष कार्य को कंप्लीट करते हैं, उसी को बोला जाता है तंत्र। जैसे के लिए आप उदाहरण में समझ लीजिए, श्वसन करना, यानी हम देखो सांस ले रहे हैं, एक छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन सांस लेने के लिए भी हमारे नाक, मुंह, फेफड़े, डायफ्राम यानी इन सबको कार्य करना पड़ता है, तब जाके हम सांस ले पाते हैं। यानी एक छोटी सी क्रिया करने के लिए भी पूरी बॉडी को समूहित होकर कार्य करना पड़ता है, तब जाके हम छोटी सी क्रिया कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये है तंत्र के कुछ पार्ट जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक आएगा त्वचीय तंत्र, एक आएगा अस्थि तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, पेशीय तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्रीय तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र। यानी इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सब किस प्रकार से कार्य करते हैं। और रही बात स्टैटिक क्वेश्चन की, तो वो सबको मैं आपको अलग से बता दूंगी। क्लियर? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब ई बुक है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी, साइंस नोट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक, इंडियन पॉलिटिकल। यानी इन सब के बिना किसी भी आपको एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये वो कंटेंट है जो हर एग्जाम में आता है। यानी आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, उसके लिए एकदम बेस्ट बेस्ट कंटेंट कौन सा होता है, वो ये है के अंदर जो एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे डाउट इसके अंदर मतलब क्लियर किए गए हैं। आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यानी आपको रिवाइज भी हो रहा है, आइडिया भी मिल रहा है, और एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट भी है, तो आपको इनको डाउनलोड करना चाहिए। और हाँ, आपको नंबर भी दिए गए हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इनके बारे में डेमो बुक भी चाहिए ना, कि हमें डेमो बुक देखनी है कि कैसा क्या कंटेंट होता है, तो आप इनकी डेमो बुक भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो एक बार डेमो बुक लेके देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर ट्राई कीजिए। अब आता है मानव सेल। मानव सेल या फिर मानव कोशिकाएं, यानी मानव सेल या फिर मानव कोशिकाएं क्या होती है, आज मैं आपको बताऊंगी। यानी मानव कोशिका शरीर की मूल इकाई होती है। क्लियर हो गया? ये जो मानव कोशिका होती है वो शरीर की मूल इकाई होती है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं होती है, यानी मतलब बताया था ना कि 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है, यानी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा मानव शरीर कंप्लीट होता है। और ये कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर को संरचना प्रदान करती हैं, यानी भोजन से पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं, उसे ऊर्जा के रूप में चेंजमेंट करती हैं। क्लियर हो गया? यानी मानव कोशिकाएं होती हैं जो आकार में तो अलग अलग होती हैं, क्योंकि अगर सेम सेम हो जाएंगी तो वो उत्तक का काम करेंगी। ये कोशिकाएं कुछ कुछ होती है जो सेम सेम काम करती है, उन्हें उत्तक कहा जाता है, लेकिन जो अलग अलग रहती है उनको बोला जाता है कोशिकाएं। अब कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, ये भी आप सोच सकते हैं। सभी कोशिकाओं का निर्माण माता के अंडे और पिता के शुक्राणु से होता है। क्लियर हो गया? यानी कोशिकाएं शरीर के में जो जो भी जैविक क्रिया होती है ना, उन सबको करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को इधर से उधर करती हैं, और जब कुछ कुछ कोशिकाएं मिलकर एक साथ कार्य करती हैं जो सेम सेम हो जाती हैं, तो वो उत्तक कहलाती है, और उत्तक एक साथ मिलकर एक अंग को बना देते हैं। या फिर आप ये समझ सकते हैं, कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या फिर कोशिकीय जैविकी। क्लियर हो गया? यानी आपको कोशिका के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब आता है अनुवांशिकता के बारे में। हमने इसका जो चैप्टर किया था अनुवांशिकता के बारे में, हमने खूब अच्छे से पढ़ा था कि अनुवांशिकता होती क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि माता पिता के जो जैसे ना संतान में गुण आना,
यानी माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतान के अंदर आना ही अनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी भौतिक अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंचने वाले विनियमित करना। क्लियर हो गया? यानी अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जोन मेंडल। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर लगातार 7 वर्ष तक प्रयास किया था। हर बार एक ही मतलब कि लक्षण के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था। यानी 7 साल में इन्होंने 7 बार इन्होंने 7 नए-नए लक्षण को प्रयोग की। कौन सा प्रभावी लक्षण होता है, कौन सा अप्रभावी लक्षण होता है, किस टाइम पे कौन सा लक्षण दिखाई देता है, कौन सा नहीं दिखाई देता। यानी मटर के पौधे पे इन्होंने कितने तरीके से मतलब कि अपने प्रयोग को साबित किया था। क्लियर हो गया? जैसे कि बात की जाए कि डीएनए क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, इनका अध्ययन किसने किया था? अनुवांशिक के अध्ययन के अंदर ये सारे टॉपिक क्लियर किए गए थे। जैसे कि डीएनए का मतलब हो जाए कि डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए गुणसूत्र होते हैं जो कि डीएनए मतलब कि जीन डीएनए अलग अलग होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जस्ट पीछे वाला विटामिन से पहले का अगर टॉपिक था तो वो तंत्रिका तंत्र ही था। उसमें हमने फुल डिटेल से बताया था कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। यानी शरीर की सूचनाओं को इधर से मतलब संचार प्रणाली और इसी का कार्य करके तो सर सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाना, जैसे कि सोचना, महसूस करना, चलना, बोलना, निगलना, सांस लेना, सीखना, तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में जो होती है ना, तो उसमें चेंजमेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मतलब कि हमारे मूड के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं ना, उन सबको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। ये सब इसी की वजह से करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो ये आपको याद रहेगा, एग्जाम तक इसके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, ऐसी कुछ भावना मन में आती है ना, तो उसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी की व्याख्या करती है और उनके ऊपर प्रतिक्रिया भी करती है। यानी जानकारी की व्याख्या भी करती है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी करती है। क्लियर? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है मांसपेशियों के जोड़ों के अतिरिक्त मतलब कि पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखने का जो कोई कार्य करता है तो यही करती है। क्लियर? यानी मस्तिष्क से पीठ के नीचे की रीढ़ की हड्डी में होती है जो कि एक धागे नुमा संरचना होती है और पूरी बॉडी के अंदर जैसे होते हैं नसों में, आपने देखा होगा कि नस होती हैं तो वो सब यही होती है। यानी पूरी बॉडी के शरीर के हर अंग तक ये नसें पहुंचती हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि नाक, कान, आंख, अन्य इंद्रियां होती है, सब तंत्रिका तंत्र के हिस्से ही होते हैं। क्लियर? यानी मस्तिष्क से जानकारी लेकर सोच विचार करके उसका जो विचार पैदा होता है, ये सब किसमें आते हैं? तंत्रिका तंत्र में ही आते हैं। अब आता है कंकाल तंत्र या फिर कंकाल प्रणाली। इसके बारे में हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि क्या होता है कंकाल तंत्र या फिर कंकाल प्रणाली। कंकाल तंत्र जो होता है ना शरीर की आंतरिक हिस्सा है। यानी कभी आपने टीवी में कहीं ना कहीं देखा होगा कंकाल तंत्र कैसा होता है, जैसे हड्डियों का ढांचा होता है जो कि शरीर की आंतरिक संरचना को दिखाता है, उसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। यह कंकाल तंत्र हड्डी और उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में कई हड्डियां होती हैं और एक बात बताइए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्लियर हो गया? यानी जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं लेकिन बाल्यावस्था में आते आते 270 हो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? क्लियर? यानी आप मुझे सोच के बताइए हमारी जो प्रौढ़ अवस्था में आते आते हमारी हड्डियां कितनी हो जाती हैं? क्लियर? अब आता है जो मानव कंकाल तंत्र होता है उसको दो टाइप से बांटा गया है। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, एक उपांगी कंकाल तंत्र होता है। क्लियर? अब अक्षीय में क्या आता है फ्रेंड्स? अक्षीय की बात की जाए तो जिसके अंदर खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियां आती है। लेकिन उपांगी की बात की जाए तो मेखला, श्रोणि मेखला, ऊपरी निचली पाद की जो हड्डियां होती हैं वो सब उपांगी कंकाल तंत्र के आंदी है। क्लियर? यानी मानव कंकाल का कार्य क्या होता है? शरीर का अंगों का सहारा लेकर उसकी रक्षा करना ही मानव कंकाल तंत्र का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर मतलब कि कणिकाओं का निर्माण करना, गति करना, तो कुछ भी कार्य करते हैं ना, ये सब किसमें होते हैं? सब कंकाल तंत्र की वजह से ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांसपेशी प्रणाली कि मांसपेशी प्रणाली होती क्या है। तो मांसपेशी प्रणाली के बारे में समझिए। एक मस्कुलर सिस्टम होता है जो कि शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और मांसपेशियों का एक समूह होता है। क्लियर हो गया? यानी जो मांसपेशी तंत्र होता है वो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों का समूह होता है जो कि शरीर में गति, मुद्रा, गर्मी आदि पैदा करने के लिए कार्य करता है। यानी मांसपेशी कैसी होती है? कंकाल होती है, चिकनी होती है, हृदय की मांसपेशियां आदि शामिल की गई है। क्लियर हो गया?
यानी मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, शरीर के अंदर संकुचन पैदा करती है, जिससे अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि शरीर में गति होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, जोड़ों में स्थिरता बनी रहती है, संकुचन से ही मुद्रा बनी होती है, जो जो हमारे से का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कंट्रोल करने के लिए भी मांसपेशियां ही जिम्मेदार होती हैं। यानी हम हमारे मतलब पाचन क्रिया करने की क्रिया, यानी हम हमारे आंखों से जो हरकतें करते हैं ना, ये सारी क्रिया भी किससे होती है, सब मांसपेशियों के थ्रू ही हो पाती है। क्लियर हो? अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी हमारे मानव शरीर के अंदर सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, श्वसन तंत्र। तो फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र क्या होता है, शरीर को ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी श्वसन तंत्र का सिर्फ इतना सा कार्य होता है कि सांस को बाहर ले, ऑक्सीजन को तो अंदर लेता है, और मतलब O2 को तो बाहर लेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। क्लियर? यही ऑक्सीजन होता है, मतलब श्वसन तंत्र है। लेकिन ये जीवित मतलब कि ये मतलब कि जो जीवित लोग होते हैं वो इस क्रिया को कर पाते हैं, लेकिन इस क्रिया को करने के लिए कौन कौन से पार्ट जिम्मेवार होते हैं, नाक भी होता है, मुंह भी होता है, श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, डायफ्राम होते हैं। यानी एक सांस लेने की क्रिया के लिए कितने सारे मतलब पार्ट कार्य करते हैं। बात की जाए नाक और मुंह क्या करते हैं, हवा को अपने मुंह में और नाक के अंदर हम प्रवेश करने का जो कार्य करते हैं वो नाक और मुंह करते हैं। लैरिंग्स की बात की जाए तो वो एक वॉइस बॉक्स होते हैं जिनके अंदर से हवा गुजरती है। ट्रैकिया की बात की जाए तो वो एक सांस नली होती है, यानी सबसे बड़ा वायु मार्ग होता है जिसके अंदर से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और फेफड़ों की बात की जाए तो फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उसमें छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिनको वायु कोष्ठ कहा गया है। और बोकाई क्या होती है फ्रेंड्स, जो कभी कभी छोटे वायु मार्ग में जो वायु बढ़ जाती है ना, उसको बोलते हैं बोकाई। और डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन को फेफड़ों तक खींचा जाता है, तब जाके हम सांस ले पाते हैं। यानी एक छोटी सी क्रिया करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है, सांस को अंदर लेना पड़ता है, वॉइस बॉक्स होकर सांस गुंदर जाती है, सांस नली में प्रवेश करती है, फेफड़े कोमल होते से डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकती, जब डायफ्राम सिकुड़ता है ना तब जाके सांस मतलब कि फेफड़ों तक पहुंचती है। क्लियर हुआ? अब आएगा संचार प्रणाली कि फ्रेंड्स संचार प्रणाली होती क्या है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जाए तो संचार प्रणाली के बारे में आप सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो संचार प्रणाली होती है ना, वो तंत्रिका तंत्र और परिसंध तंत्र के रूप में कार्य करती है। और ये प्रणाली शरीर की जो होती है ना प्रक्रियाएं होती है उन सबको नियंत्रित रखने का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र होती है जो कोशिकाओं के बीच गुजरने वाले जो विद्युत संकेत होते हैं ना, उन सबको कंट्रोल करती है। क्लियर? और परिसर तंत्र की बात की जाए तो रक्त वाहिका हृदय से मिलकर जो मतलब कुछ चेंजमेंट होता है उन सब के बारे में कंट्रोल करती है। और ये जो रक्त के अंदर जो संचार होता है, कोशिका में ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, वो करता है परिसंतन तंत्र। यानी शरीर के अंदर जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना, जो बॉडी के लिए जरूरी है उनको अंदर रखना, ये सब कार्य किसमें होते हैं, सब कार्य संचार प्रणाली के थ्रू ही किए जाते हैं। बात की जाए तो ये दो प्रकार की होती है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी हार्मोन के तरीके से। क्लियर? यानी कुछ रासायनिक चेंजमेंट होते हैं, कुछ विद्युत चेंजमेंट होते हैं। क्लियर हो गया? यानी इस तरीके से, ये दो तरीके से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, तब जाके हम मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना जो जरूरी होता है उसको अंदर रखने का जो कार्य होता है वो सब इसी में ही होता है। अब आता है लसीका तंत्र और लड़ाई रोग। अब लसीका तंत्र लड़ाई रोग से आप ये समझ सकते हैं, संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि लसीका तंत्र के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं जिनमें लिम्फोसाइट नामक सफेद रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाएं हमला करने से हमारी बॉडी को बचाती है। यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमें बॉडी को मतलब कि तुरंत संपर्क में आते हैं, मतलब कि कंट्रोल ना कर पाए, यानी हम पर हावी ना होने पाए, तो उनसे लड़ने में जो मदद करता है वो करती है लसिका तंत्र। जैसे कि मतलब कि हमारी बॉडी को एक तरह से बीमारियों से बचाने का कोई कार्य करता है तो वो लसिका तंत्र में ही होता है। लसिका तंत्र के बारे में बताऊं तो रक्त का परिसंध तंत्र जैसा ही कार्य करती है, यानी मतलब कि रक्त मतलब कि हार्ट बीट मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगी, जो काम के हैं उनको अंदर रखेगी, ऐसा ही कार्य करती है। और लसिका तंत्र मतलब कि तंत्रिका तंत्र में रंगहीन तरल पदार्थ की तरह होती है, जो कि नरम उत्तकों से सरल तरल पदार्थ के रूप में चेंजमेंट करती है, जैसे कि जिगर आंतों में पोषक तत्व को मतलब कि पहुंचाती है, जैसे कि जठरांग पथ वसा में घुलन से विटामिन का संग्रह करती है। और जैसे कि किसी को जन्मजात विकृति होती है ना, उनको चोट लग जाती है, उनको भरने में जो घाव वाव होते हैं उनको भरने में ये हेल्प करती है।
यानी यही होती है लसिका तंत्र। क्लियर। अब आता है कोल या फिर मूत्र प्रणाली। अब कोल या फिर मूत्र तंत्र से आप ये समझ सकते हैं शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं मूत्र प्रणाली। क्लियर। मूत्र प्रणाली जो गुर्दे से मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल किए जाते हैं, क्योंकि मूत्र प्रणाली कामों से रक्त को फिल्टर करना होता है और मूत्र बनाना होता है, और शरीर के अंदर पानी व इलेक्ट्रोसाइट के मतलब कि संतुलन बनाए रखना, यानी जो शरीर के अंदर जो संतुलन बना रहता है ना पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, उनको कंट्रोल करने का जो कार्य करती हैं वो यही करती हैं। यानी रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ को जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो सब इसी में ही होता है। यानी जो मूत्र वाहिनी होती है गुर्दे से मूत्र तक ले जाती है, और मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में ये समझ सकते हैं आप, मतलब सीधी सरल भाषा में भोजन को तोड़ना मरोड़ना, यानी भोजन को प्रवेश तो हम यहाँ से कराते हैं, यानी मुंह में डालते भोजन का हम कहते हैं दांतों से चबा ले, तोड़ मरोड़ कर मतलब कि अंदर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है ना, यानी उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है पाचन तंत्र। यानी मैंने आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझा दिया है। पाचन तंत्र का मतलब यही होता है भोजन को तोड़ मरोड़ कर उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ होता है? वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से गुदा तक फैला होता है, जो कि मुंह से ग्रास नली से होता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा अंग आदि इसमें शामिल की गई हैं। यानी जो पाचन तंत्र होता है चिकनी मांसपेशियां होती है जो कि भोजन को तोड़ती मरोड़ती और आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो यही करते हैं। क्लियर हो गया? यानी पाचन तंत्र में यकृत, अग्नाशय जैसे दो ठोस अंग होते हैं जो कि पाचन को रस के रूप में बना देते हैं। पाचन तंत्र में तंत्रिका तंत्र और परिश्रम तंत्र भी शामिल होते हैं, जो कि पाचन तंत्र में गैस्ट्रो सिस्टम भी कहा जाता है। यानी गैस्ट्रो इंस्टाइल जो सिस्टम किसी को कहा जाता है, पाचन तंत्र को ही कहा जाता है। अब पाचन तंत्र के बारे में कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट भी जान लीजिए। पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा के रूप में चेंजमेंट करता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रोसेस कौन करता है? पाचन तंत्र ही करता है। यानी पाचन तंत्र में होने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, भोजन को टूटने से लेकर प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्टार्च, शर्करा, वसा, फैटी एसिड, यानी ऐसे जो मतलब चेंजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहीं पे यहीं पर ही कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? यानी ये थे पाचन तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट। यानी पाचन तंत्र से जो जो भी अंग जुड़े होते हैं ना, वो रक्त का थक्का बनाने वाले जो कारकों तक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। पाचन तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, यानी जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा होता है? हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, लेकिन हम सैडनेस रहेंगे मतलब कि मतलब मूड ऑफ रहेगा होल टाइम, तो इससे हमारे पाचन तंत्र के ऊपर भी असर पड़ता है। क्लियर हो गया? यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कहाँ पर अमाशय है, कहाँ पर वृहत है, कहाँ पे गुदा द्वार है, कहाँ पे प्रवेश है, कहाँ पर यकृत होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, यानी ये पूरा पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। यानी भोजन को तोड़ मरोड़ के उसको अवशोषित करके जो हमारे लिए पोषक तत्व होते हैं उनको लेते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है अंतःस्रावी और प्रजनन तंत्र। क्लियर हो गया? पहले मैं आपको बताती हूँ अंतःस्रावी प्रणाली क्या होती है। तो शरीर के छोटे अंगों का एक समूह होता है जो कि हार्मोन का स्राव करता है, और ये हार्मोन रक्त प्रवाह में से मिलकर नए कार्य को नियंत्रित करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? अंतःस्रावी करते हैं। क्लियर? जैसे कि बात की जाए शरीर के छोटे छोटे अंग होते हैं जिनका एक समूह होता है जो कि हार्मोन का स्राव करने में कार्य करती है, और ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि रक्त प्रवाह से मिलकर शरीर में जो कुछ भी कार्य करते हैं ना उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो अंतःस्रावी प्रणाली होती है जो कि हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, और ये हार्मोन शरीर के अंगों को उत्तकों से आदि मतलब उन पर असर डालते हैं। जो शरीर के अंग होते हैं, उत्तक होते हैं ना, उन तक पहुंचकर उन पर असर डालने का काम कौन करता है? अंतःस्रावी प्रणाली करती है। क्लियर? यानी अंतःस्रावी प्रणाली ऐसी होती है जो शरीर के उपचाय, विकास, यौवन, उत्तक क्रियाएं, मनोदशा, यानी इन सब पे जो कंट्रोल करने का कौन कार्य करता है? अंतःस्रावी करती है। यानी ये अंतःस्रावी प्रणाली होती है जो कि ग्रंथियां से भिन्न होती हैं, और ये दो ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो कि हार्मोन के साथ रक्त प्रवाह में छोड़ी जाती हैं। जैसे कि बात की जाए अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, पेनियल, थाइमस, डिम्बगिरी और अंडगिरी।
यानी पूरी बॉडी पे कंट्रोल, यानी इन ग्रंथियों का पूरा बहुत असर होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो किस किस प्रकार से ये कार्य करती हैं वो बताया गया है। क्लियर। अब आपको बताऊंगी मैं प्रजनन प्रणाली यानी प्रजनन तंत्र क्या होता है। प्रजनन तंत्र से आप ये समझ सकते हैं संतान पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रजनन प्रजनन तंत्र कहते हैं। यानी अपने समान जो प्रजनन तंत्र हो, क्या मतलब कि संतान उत्पन्न करना और मतलब कि उनको संतान पैदा करके अपने अपने जाति में वृद्धि करना ही प्रजनन तंत्र होता है। इस प्रणाली के लिए पुरुष और महिला दोनों ही के शरीर शामिल होते हैं। क्लियर। यानी मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए जरूरी होते हैं। प्रजनन प्रणाली के जरिए जीवों की प्रजातियां जो लुप्त होती है ना उनसे बचाने के लिए ये इसका विकास किया गया है। क्लियर हो गया। प्रजनन प्रणाली में प्राथमिक और द्वितीयक अंग शामिल किए गए। इसमें दो अंग शामिल किए, एक तो प्राथमिक हो जाएंगे, एक मतलब द्वितीयक हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। और प्राथमिक अंगों को गोनाड कहा जाता है। इसमें अंडाशय वृषण प्राथमिक हो जाएंगे। और सेकेंड में बात की जाए तो अंडाशय वृषण अंडे शुक्राणु का निर्माण आदि ये सब फर्स्ट में आ जाएंगे। और सेकंड में कौन कौन से आएंगे बात करते हैं तो नलिकाएं, ग्रंथियां, मौजूद अंग, जैसे बाकी जो अंग होंगे, नलिकाएं होंगी, ग्रंथियां होंगी, सब सेकंड में आएंगे। और ये अंग उत्तक मतलब कि युग्मों को पहुंचाते हैं, उनका पोषण करते हैं। और जो हार्मोन होते हैं ना इनका इसमें शरीर में बहुत ही अहम रोल होता है। यानी जो हार्मोन होते हैं वो शरीर के अंदर मतलब कि शरीर का पूरा सिस्टम हिला देते हैं। यानी हार्मोन ऊपर नीचे हो गए, उसमें चेंजमेंट होता है तो ये पूरी तरह से शरीर के सिस्टम को हिला देते हैं। अब पुरुष प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं? लिंग, वृषण कोश, अंडाशय कोश, एपिडिसम, वोस, डिसन, प्रोटेस्ट, शुक्राशय, यानी ये सब होते हैं पुरुष प्रजनन अंग। क्लियर हो गया। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। अब बताते हैं कल का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा मानव नेत्र एवं उसके भाग। यानी कल हम पढ़ेंगे मानव नेत्र उसके भाग, यानी जो मानव की नेत्र होती है वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, कैसे हम देख सकते हैं, दूर का कैसे देखते हैं, पास का कैसे देख सकते हैं, कौन से लेंस इसमें डालते हैं, कौन सा हिस्सा इसका दान किया जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। तो प्लीज अपना फीडबैक दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने ई बुक के बारे में ज़रूर सोचा है तो कॉल करें, डेमो क्लास लें और सिर्फ ज़रूर परचेज करें। थैंक यू।